नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने एशिया महाद्वीप की जो मृदा संसाधन है उसका विश्लेषण किया था और वीडियो लंबा बहुत हो जाता है, इसकी वजह से उसे भाग फर्स्ट के रूप में मृदा के प्रमुख 4 प्रकारों का विश्लेषण किया था। आज उसी वीडियो के साथ इसे लिंक करते हुए आप अध्ययन करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में उसी का शेष बचा हुआ भाग अर्थात एशिया महाद्वीप के जो मृदा संसाधन है उसके अंतर्गत जो 4 मृदाओं का हमने विश्लेषण किया था, उनके अलावा जो शेष मृदाएं हैं उनका आज इसमें विश्लेषण करेंगे। तो एक बार मैं पुनः आपको बता देता हूं कि पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने मुख्य रूप से पॉडजोल मृदा, पॉडजोलिक मृदा, लेटेराइट मृदा और चरनोजम मृदा, इन 4 प्रकार के जो मिट्टियां हैं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, इनका हमने विश्लेषण किया था। अब आज हम नेक्स्ट देखते हैं चेस्टनट भूरी मृदा। चेस्टनट भूरी मृदा का क्षेत्रीय वितरण एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कहाँ पर है, इनको हम मानचित्र के माध्यम से देखेंगे। पहले चेस्टनट भूरी मृदा की जो कुछ सामान्य विशेषताएं हैं उनको हम देख लेते हैं। चेस्टनट भूरी मृदा गहरे भूरे, लाल भूरे रंग की होती है। इसका जो रंग है वो गहरा भूरा या लाल भूरा होता है, जो कि अर्ध शुष्क दशाओं में मिलती है। स्टेपी घास क्षेत्रों में जहाँ पर वर्षा कम होती है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत स्टेपी घास का जो क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ पर इस प्रकार की मृदाएं पाई जाती है, क्योंकि ऐसी मृदा निर्माण के लिए उस क्षेत्र में उपयुक्त दशाएं पाई जाती हैं। यह चेस्टनट मृदा चरनोजम एवं मरुस्थलीय मृदाओं के मध्य का वर्ग समझ लो एक तरीक़ा से, कि चरनोजम मृदा है उसकी जो विशेषता है और मरुस्थलीय जो मिट्टी है उसकी जो विशेषता है, इनके बीच की जो स्थिति है वो चेस्टनट मिट्टी में पाई जाती है। इसी कारण इस प्रकार की मिट्टी को संक्रमणीय वातावरण वाली मिट्टी या फिर हम यूँ कहें कि चरनोजम मरुस्थली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें जीवाश्म की कमी पाई जाती है। खनिज और चूने हैं, इन तत्वों की इस मिट्टी के अंतर्गत प्रधानता है। इस मिट्टी के अंतर्गत जो प्रमुख फसलें हैं उनमें गेहूँ, धान, कपास, चुकंदर, मक्का, सब्जी आदि की फसल है वो उत्पन्न कर ली जाती है। और इसकी जो मृदा प्रोफाइल है वो चरनोजम मिट्टी के बजाय कम गहरी होती है, अर्थात इसमें जो सन स्तर विकसित होते हैं तो वो कम गहराई तक ही विकसित हो पाते हैं। अब इसका जो क्षेत्रीय वितरण है वैसे आपको मैंने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी इसे मानचित्र के माध्यम से आपको एक बार बता देता हूँ कि चेस्टनट भूरी मिट्टी है वो मानचित्र के अंतर्गत एशिया महाद्वीप में ये जो ब्लैक क्षेत्र है रेड गोले के अंतर्गत, इस ब्लैक क्षेत्र में क्योंकि यहीं पर स्टेपी घास का जो क्षेत्र है वो पाया जाता है, और इसी क्षेत्र में जो ब्लैक छायांकित भाग है रेड गोले के अंतर्गत, इसमें एशिया महाद्वीप के अंतर्गत चेस्टनट भूरी मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम मरुस्थलीय मृदा। मरुस्थलीय मृदा के बारे में हम खूब अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हमारे भारत के अंतर्गत, जिसमें हमारे राजस्थान के अंतर्गत भी जो पश्चिमी रेतीला भाग है उसमें हमारे यहाँ पर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, और जिससे आप खूब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरुस्थलीय मिट्टी है उसकी क्या विशेषताएं हैं। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भी पश्चिमी जो भाग है उसमें
बृहद पैमाने पर मरुस्थलीय क्षेत्र है, जिसमें हमारे इराक, ईरान, भारत, पाकिस्तान, सऊदी अरब अर्थात हमारे भारत के थार के मरुस्थल से लेकर के और अरब प्रायद्वीप तक का जो संपूर्ण भूभाग है, उसमें बृहद पैमाने पर मरुस्थलीय क्षेत्र पाया जाता है। और इस क्षेत्र में जिस प्रकार की मृदा है उसे हम मरुस्थलीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी को सिरोजेम मिट्टी भी कहते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी को सिरोजेम मिट्टी कहते हैं। इसका जो क्षेत्रीय वितरण है वो मैं आपको एक बार नाम लेके बता देता हूँ कि किन किन क्षेत्रों में, फिर इनको हम दोबारा मानचित्र के माध्यम से भी व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। अब मरुस्थलीय मिट्टी में भी दो प्रकार के हमारे मरुस्थल हैं, एक तो गर्म मरुस्थल है और शीत मरुस्थल है। तो गर्म मरुस्थलीय क्षेत्र तो अभी मैंने आपको इंडिकेट किए थे, इनके साथ साथ जो शीत मरुस्थलीय क्षेत्र है उनमें भी तो जो दोनों का जो सम्मिलित क्षेत्र है उसे मैं नाम लेके संबोधित कर रहा हूँ। मरुस्थलीय मिट्टी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, अरब प्रायद्वीप, ईरान इन भागों में पाई जाती है और इनमें जो गर्म मरुस्थल है उनकी वजह से है, जबकि शीत मरुस्थल के रूप में जो हमारे चीन का जो तारम बेसिन है, इन क्षेत्रों में, मंसूरिया क्षेत्रों में यहाँ पर शीत मरुस्थल पाया जाता है और शीत मरुस्थल की वजह से यहाँ पर भी मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के कैलिफिकेशन और लवणीकरण की क्रिया होती है। लवणीकरण में जो खार है या नमक के कण है वो इसमें ऊपर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसमें लवणीयता हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको हमारे राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं कि राजस्थान में जो लूनी नदी है उसके बारे में कहा जाता है कि लूनी नदी का जल है वो बालोतरा तक तो मीठा है, लेकिन बालोतरा के आगे खारा हो जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि बालोतरा से आगे हमारे मरुस्थलीय भूभाग आ जाता है और मरुस्थलीय भूभाग में है उसमें क्या है, लवणीकरण या लवण, हम ग्रामीण क्षेत्रों में हम जो नमक है उसको लमक कह देते हैं, तो उस नाम के आधार पर इसमें लवणीयता आ जाती है। तो ये प्रक्रिया है मरुस्थलीय मिट्टियों में होती है, जिसकी वजह से ही इनमें लवणीयता के कण पाए जाते हैं और इसमें जीवाश्म का अभाव है वो पूर्णतः पाया जाता है, अर्थात पूर्णतः जीवाश्म का अभाव रहता है। अब हम मानचित्र के माध्यम से भी मरुस्थलीय मिट्टी का जो क्षेत्रीय विस्तार है उसे आपको एक बार संकेतित कर देते हैं। रेड गोले के अंतर्गत का ये संपूर्ण क्षेत्र जो विस्तृत है इसमें मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। अब इसमें हमारे यहाँ पाकिस्तान और पश्चिमी भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र है, पूरा अरब प्रायद्वीप है, ईरान है, मंगोलिया का कुछ क्षेत्र है और इधर ये शीत मरुस्थल का क्षेत्र है। तो इस तरीक़ा से हमारे एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से मरुस्थलीय प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। अब नेक्स्ट है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में तो हम खूब ही जानते हैं अच्छे से, भारत के संदर्भ में हमने खूब पढ़ा है कि जो नवीनतम कछारी मिट्टी है उसे हम जलोढ़ कहते हैं, जिसे हम खादर के रूप में भी जानते हैं और ये सबसे उपजाऊ मिट्टी है। तो इसकी जो विशेषता है उनको हम देख लेते हैं। जलोढ़ मृदाएं एशिया के विशाल नदी मैदानों एवं डेल्टाई क्षेत्रों में पाया जाता है। ये मृदाएं उर्वरता में संपन्न होती है
जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों को एशिया का चावल का कटोरा कहते हैं। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत जहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी के जो मैदान है, क्षेत्र है, वहाँ पर क्या है, चावल प्रमुखता से पैदा किया जाता है। और चावल जब प्रमुखता से पैदा किया जाता है तो इन क्षेत्रों में चावल की प्रमुखता की वजह से ही एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ऐसे जो क्षेत्र हैं उन्हें एशिया के चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की जो मिट्टी है मुख्य रूप से हमारी जितनी भी एशिया महाद्वीप की नदी घाटियाँ हैं उन नदी घाटियों के अंतर्गत पाया जाता है, जिनमें मुख्य रूप से हमारी सिंधु नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान, यांगटीसी कांग नदी, सीक्यांग नदी, हांगहो नदी, ये तीनों ही चीन के अंतर्गत है। चाउ फ्राया घाटी, इरावदी, मीकांग, मीनाम, तो ये नदी घाटियाँ हैं। इनका जो बेसिन है, अब बाह्य क्षेत्र है या इन नदी घाटियों के आसपास का जो क्षेत्र है उनमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसी वजह से इन क्षेत्रों में उपजाऊपन है। उपजाऊपन की वजह से चावल का उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है और इन क्षेत्रों को हम चावल के कटोरा के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मृदा में खनिज एवं अन्य तत्व परिपूर्ण होते हैं तथा इनकी गहराई भी अधिक होती है। और एशिया महाद्वीप के जितने भी जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र हैं उनमें अत्यधिक सघन आबादी पाई जाती है, अर्थात जितने भी सघन आबादी वाले क्षेत्र हैं उनमें जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अब हम जैसे दोनों तरफ से कह सकते हैं कि सघन आबादी वाले क्षेत्रों में ही जलोढ़ मृदा है या फिर जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में ही आबादी का जनाधिक्य है। इसे हम मानचित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो मानचित्र के माध्यम से ये रेड गोले के अंतर्गत का जो संपूर्ण क्षेत्र है ये नदी घाटी बेसिनों का क्षेत्र है। इनके अलावा हमारे चीन के अंतर्गत के भी कुछ भाग हैं, उनमें भी इधर सिंधु घाटी है, भारत के अंतर्गत ही ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, मतलब उत्तर का विशाल मैदान भारत का, और संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया है, चीन की हांगहो, सीक्यांग और यांगटीसी कियांग जो नदियां हैं। तो ये सारी जो नदियां हैं इनका जो बेसिन है या बाह्य क्षेत्र है उनमें इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है और यही इनका क्षेत्रीय वितरण है। और इन क्षेत्रों में ही जनाधिक्य है और चावल का उत्पादन सघन कृषि के रूप में किया जाता है। तो ये जलोढ़ मृदा की मुख्य विशेषता हो गई और इसका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत क्षेत्रीय वितरण हो गया। नेक्स्ट है टुंड्रा मृदा। टुंड्रा प्रदेशों में अत्यधिक शीत वातावरण होने के कारण इस प्रकार की जो मिट्टी है ये टुंड्रा क्षेत्रों में ही पाई जाती है। हमने पिछले 2-4 वीडियो के अंतर्गत एक तो एशिया महाद्वीप की जलवायु, एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति, इनका विश्लेषण किया था। तो उनमें जलवायु में भी देखा हमने कि एशिया महाद्वीप की टुंड्रा जलवायु है, वनस्पति में भी देखा कि एशिया महाद्वीप में टुंड्रा वनस्पति है। तो इसी तरीक़ा से ही इन टुंड्रा क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो मिट्टी टुंड्रा प्रदेश की मिट्टी या टुंड्रा मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इन क्षेत्रों का जो जलवायु है या वातावरण है वो अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ मिट्टी का जो निर्माण है वो बहुत ही धीमी गति से हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर गिलेइंग की क्रिया होती है। इसमें लोहा अयस्कों का जो तत्व है उनका अपकरण होता है। इस मृदा की जो मोटाई है वो बहुत कम होती है, अर्थात इसकी जो
प्रोफाइल है, मिट्टी प्रोफाइल है, मृदा प्रोफाइल है, परिच्छेदिका है, वो बहुत ही बारीक होती है, पतली होती है। इसका जो क्षेत्रीय वितरण है वो मुख्य रूप से हमारे एशिया महाद्वीप के जो उत्तरी क्षेत्र है, टुंड्रा क्षेत्र है, उनमें ही पाया जाता है, जिसे हम मानचित्र के माध्यम से भी एक बार आपको पुनः बता देते हैं। ये रेड गोले के अंतर्गत जो संपूर्ण क्षेत्र है, ये डॉट डॉट बिंदियों से, ये उत्तरी एशिया का भाग है और यही टुंड्रा क्षेत्र है और यहाँ पर टुंड्रा मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी। एशिया महाद्वीप के लगभग मध्य भाग में पर्वत पठार क्रम हैं, ये पाए जाते हैं और इन पर्वत पठार क्रमों का जो संपूर्ण क्षेत्र है, इसमें जो मिट्टी पाई जाती है, चाहे वो घाटियों के भाग हो या पर्वतों के ऊपरी ढलान भाग हो, तो उनमें क्या है, जो मिट्टी है वो पर्वतीय मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इन क्षेत्रों में मृदा निर्माण में जलवायु के साथ साथ जो पर्वतीय ढाल हैं उनका भी विशेष प्रभाव पड़ता है और पर्वतीय भागों में वर्षा की अधिकता होने के कारण यहाँ वनस्पति भी मिलती है, जिससे भी इस प्रकार की मिट्टी पर निर्माण में प्रभाव पड़ता है। ढाल होने के कारण यहाँ पर स्थायी मृदा है वो नहीं बन पाती है और ये मिट्टी है अकटिबंधीय मिट्टियों के अंतर्गत आती है। जैसे हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत मिट्टियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो उनमें एक तो कटिबंधीय मिट्टी, जोनल मिट्टी और अकटिबंधीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी है वो अकटिबंधीय मिट्टी के अंतर्गत आती है। इस मिट्टी की कोई स्पष्ट प्रोफाइल है या परिच्छेदिका है वो विकसित नहीं हो पाती है। अब मानचित्र के अंतर्गत हम देख लेते हैं कि मानचित्र में ये क्षैतिज रेखाओं से जितना भी रेड गोले के अंतर्गत का क्षेत्र है, ये संपूर्ण क्षेत्र पर्वत पठार क्रम वाला क्षेत्र है, क्योंकि इसी में पामीर का पठार है, तिब्बत का पठार है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है, कुनलुन, ट्रांस हिमालय, काराकोरम श्रेणी, अल्टाई ट्यांग, त्यांशांग, ये जितने भी पर्वत श्रेणी हैं वो इसी क्षेत्र के अंतर्गत है और इन क्षेत्रों में ही एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पर्वतीय मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो आज हमने एशिया महाद्वीप की शेष रही जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में विस्तार से विश्लेषण किया है। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ कि हमने चेस्टनट भूरी मृदा, मरुस्थलीय मृदा, जलोढ़ मृदा, टुंड्रा मृदा और पर्वतीय मृदा का विश्लेषण किया था। एक मैं पिछली वीडियो में बताया था कि एक जो मिट्टी का प्रकार है वो लिखने में छूट गया था, उसका भी मैं इस मार्कर के माध्यम से आपको नाम लिख रहा हूँ। पॉडजोल, लेटोजोलिक मृदा, लेटोजोलिक मृदा, पॉडजोल लेटोजोलिक मृदा। एक बार पुनः लिख रहा हूँ, पॉडजोल लेटोजोलिक मृदा। इस मृदा के बारे में हमने विस्तार से विश्लेषण करना है, तो इसे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसकी जो विशेषताएं वो हैं, इसे हम लाल पीली
उपोष्ण मृदा भी कहते हैं। ऐसी मृदा का जो विकास है वो उपोष्ण दशाओं वाले क्षेत्रों में, उपोष्ण जलवायु वाली जो दशा है उन क्षेत्रों में ही हो पाता है, क्योंकि इनमें पर्याप्त आर्द्रता या नमी पाई जाती है। यहाँ लंबी घास और बड़ी वनस्पति भी पाई जाती है। जीवांश और खनिज उनकी पर्याप्त मात्रा इनमें पाई जाती है इस प्रकार की मिट्टी में, और यह एक उर्वरक मिट्टी है, उर्वर मिट्टी है या उत्पादकता अधिक देने वाली मिट्टी है। एशिया महाद्वीप के अंतर्गत इस प्रकार की मिट्टी का जो विस्तार है मुख्य रूप से पूर्वी चीन, दक्षिणतम जापान, उत्तरी मध्य पूर्वी भारत, इंडोचीन प्रायद्वीप और फिलीपाइंस, इन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार है वो मुख्य रूप से पाई जाती है। इस प्रकार की मिट्टी में एशिया महाद्वीप के अंतर्गत निरंतर जो रासायनिक तत्व है या रासायनिक उर्वरक है, कीटनाशक पदार्थ है, उनका अधिक उपयोग होने के कारण इसमें जो उपजाऊपन है वो निरंतर कम होता जा रहा है। और इसमें निछालन की जो क्रिया है वो बहुत अधिक ही होती है। तो इस मिट्टी का हम क्षेत्रीय वितरण एक बार आपको मानचित्र के माध्यम से पुनः बता देता हूँ। हमारे भारत का ये छोटा सा रेड गोले के अंतर्गत क्षेत्र है। इसमें हमारी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, और वही ये मिट्टी है जो मैं आपको पॉड जोल लेटोजोलिक मृदा व्यक्त कर रहा हूँ। इसके अलावा हमारे इंडोचीन प्रायद्वीप, इधर का ये क्षेत्र है जो पूर्वी चीन का क्षेत्र और दक्षिणी जापान का क्षेत्र है, इनमें इनका विस्तार या क्षेत्रीय वितरण पाया जाता है। अब मैं आपको एशिया महाद्वीप की संपूर्ण मृदा वर्गीकरण है या कौन कौन सी मृदाएं एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाई जाती हैं, उन मृदाओं के बारे में आपको विस्तार से विश्लेषित कर परिचर्चा कर चुका हूं, और मैं आशा रखता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इसे बहुत अच्छे से गहनता से अध्ययन कर सकेंगे और विश्लेषण कर सकेंगे। धन्यवाद।